अब उद्धव गुट नाराज हो गया है। यहाँ पर नाराजगी इस कदर कि पटोले के बयान को यहाँ पर संजय राउत ने काउंटर किया। उनको रास नहीं आया ये बयान। कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी। उन्होंने करेक्ट किया है नाना पटोले को और कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, सीएम का चेहरा सहयोगी तय करेंगे। ये भी यहाँ पर संजय राउत कहते नजर आए और ये भी कहा कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। कांग्रेस आला कमान पर भी उन्होंने निशाना साध दिया है। यानी ये जो बयान नाना पटोले ने दिया, एक तो संजय राउत साहब को समझ में भी नहीं आया, पसंद भी नहीं आया और ये जो नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है महाविकास अघाड़ी में, वो भी खुलकर एक तरह से सामने आ गया है। कैसे नाना पटोले ने क्या कहा था, पहले आपको सुनवाते हैं कि नाना पटोले ने क्या कहा था, क्योंकि उन्हीं का बयान था जिस पर रिएक्शन संजय राउत का आया है। संजय राउत ने बयान के जवाब में कैसे मुखर होकर कह दिया कि महाविकास अघाड़ी तय करेगी, सुनिए जरा। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास अघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। तो आपने सुना कैसे नाना पटोले साहब बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सबसे ज्यादा सीटें आएंगी, वही तय करेगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन संजय राउत इस बयान से आग बबूला हो गए। क्या रिएक्शन उनका आया, सुनिए जरा। भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहाँ एक, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे। लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का, वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल हम निर्णय लेंगे। वही शिवसेना नेता शाइना एनसीए कह रही हैं कि दरअसल ये तो देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई भी देखे, सच होंगे नहीं होंगे वक्त बताएगा, सुनिए जरा। नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नज़र कर रहे हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूँगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। और देखिए चुनावों को लेकर, नतीजों को लेकर आपने अमूमन देखा होगा कि जब नतीजे आते हैं तब ईवीएम की चर्चा शुरू होती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन इस बार राजनीतिक दल ने नहीं हाय तौबा मचाई है हाय तौबा मौलाना साहब ने, जो फतवे जारी कर रहे थे कभी एमवीए के समर्थन में। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं कि ईवीएम को लेकर क्यों चर्चा नई छेड़ दी है मौलाना साहब ने, जो पहले फतवे जारी करके कह रहे थे कि कुछ शर्तें हैं, उनके जरिए आप समर्थन करिए, तो इसको लेकर बीजेपी वोट जिहाद की भी बात कर रही थी। अब वही मौलाना साहब यहाँ ईवीएम पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक दल से और आगे निकल गए मौलाना साहब। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, देखिए वोट जिहाद के बाद नया पैतरा अपनाया गया। ईवीएम पर अफवाह फैला रहे सज्जाद नुमानी, ईवीएम पर नजर रखने की नसीहत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्ट्रांग रूम में मशीन्स बदल दी जाती हैं, पार्टियों से 24 घंटे पहरेदारी देने को भी यहाँ नुमानी साहब कहते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वही नुमानी साहब हैं जो ईवीएम को लेकर अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये वही नुमानी साहब हैं जो पहले फतवे जारी कर रहे थे, कह रहे थे ये 17 शर्तें हैं, इन 17 शर्तों को पूरा करेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। समर्थन का दावा हो गया था महाविकास अघाड़ी से और उसके बाद ये कह दिया गया था कि आप वोट महाविकास अघाड़ी को करेंगे, हम 298 उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और अब ये कह रहे हैं, अभी से लगता है टेंशन हो गई है कि ईवीएम को लेकर खेल की बात कर रहे हैं और पहले राजनीतिक दल क्या करते थे अब यही करते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सीधे सीधे बात कह दी है कि 24 घंटे जरा पहरेदारी करिए, इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है। नुमानी साहब ने कहा क्या है, क्या कह रहे हैं ईवीएम को लेकर, क्यों टेंशन है, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन कहा क्या है जरा सुन लीजिए। बहुत बड़े पैमाने पर वोटिंग मशीन जिसको ईवीएम कहते हैं उसको बदला जा रहा है। जिन मशीनों में वोट डालने वाले लोग वोट डालते हैं, वो मशीनें
बाहर भेज दी जाती हैं कहीं और स्ट्रांग रूम जहां मशीनों को महफूज रखा जाता है, वोटिंग के दिन से लेकर काउंटिंग के दिन तक उस स्ट्रांग रूम में दूसरी मशीनें रख दी जाती हैं, मशीनों को बदल दिया जाता है। तो मशीनें बदलने की बात करें, कल क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको अपडेट भी देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की अब बात करते हैं और बात करेंगे ट्रूडो की, पलटीबाज ट्रूडो की। तो कनाडा और भारत के रिश्ते कितने तल्ख हैं ये आप सभी को पता है। प्रहार में हमने बताया था आपको कि कैसे जस्टिन ट्रूडो बड़बोलेपन में कुछ भी भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं और यही बड़बोलापन उन्हें यहाँ ले आया है कि अब फिर से पलटी मार रहे हैं, फिर से अपनी बात से पीछे हट रहे हैं और सुर अब बदलते दिखाई दे रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के। फिर से एक बार एक्सपोज हो गए हैं जस्टिन ट्रूडो। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि कनाडा फिर से बैकफुट पर क्यों पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि पूरी कहानी यही है कि शुरुआत तल्खियों से हुई थी और अब जो कनाडा का झूठ है वो वैश्विक मंच पर जगजाहिर हो गया है। प्रधानमंत्री पहले ही दूरी बनाकर रखते थे, इस बार भी G20 में कैसे दूरी बनाई है, चलिए रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। G20 में दिखी भारत की शक्ति, ट्रूडो की निकली हेकड़ी। ब्राजील में पीएम मोदी का बजा डंका, ट्रूडो रह गए हक्का बक्का। ये पीएम मोदी का ही स्टाइल है कि जहां जाते हैं वहां मोदी मोदी गूंजने लगता है, भारत जिंदाबाद के नारे लगने लगते हैं। लेकिन जब उसी भारत पर कोई उंगली उठाए, कोई आरोप लगाए, तो पीएम मोदी उसको उसी की भाषा में जवाब देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ G20 सम्मेलन के दौरान, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रही ग्रुप फोटो की तस्वीरें, जिसमें पीएम मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से अनदेखा कर उसकी सही जगह दिखा दी। दरअसल ब्राजील में हो रहे G20 सम्मेलन की कुछ तस्वीरें जमकर चर्चा में हैं। ये तस्वीरें तब की हैं जब G20 के सभी मेहमान फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए थे।